हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गौरव एडवोकेटर चैनल में। आपका दोस्त गौरव कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संसद की भूमिका और संसद क्या क्या कार्य करती है, संसद के प्रकार और उसकी शक्तियाँ। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। संसद की संकल्पना विश्व को अंग्रेजी की देन है और इसलिए ब्रिटिश संसद को नवों की जननी कहा जाता है। तो मतलब समझ रहे हो ना, ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश यही संसद की मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं इसको, क्योंकि ब्रिटिश में सबसे पहले संसद आई थी। भारत में संसदीय संस्थाओं विकास अंग्रेजों के शासनकाल में ही हो गया था। मतलब भारत में संसदीय संस्थाओं का विकास ना अंग्रेजी शासनकाल में ही हो गया था। 1919 से लेकर आज़ादी के समय तक भारतीयों को संसदीय संस्थाओं की अच्छी जानकारी मिल गई थी। सही बात है भाई, जब इतने टाइम तक हमारे नेता देखेंगे क्या चल रहा है मैटर, तो भाई संसद का जानकारी हासिल हो ही जाएगी। अन्य शासन प्रणालियों से वे अविशेष थे। मतलब अन्य शासन प्रणाली में अविशेष मतलब होता है कि अनजान थे, और इसलिए स्वतंत्रता के बाद उन्होंने इस संसदीय शासन की ही स्थापना की। संसदीय प्रणाली का जोरदार समर्थन करते हुए के.एन. मुंशी ने कहा, ये बहुत मेन नाम है याद रखना, के.एन. मुंशी ने कहा, संसदीय प्रणाली को चलाने के इतना लंबा अनुभव अर्जित करने के बाद हम अपनी परंपरा को क्यों छोड़ें और शासन के क्षेत्र में नई प्रयोग क्यों करें, शासन के क्षेत्र में नया प्रयोग क्यों करें। भारतीय संविधान में केंद्रीय विधानमंडलों को पार्लियामेंट अथवा संसद का नाम दिया गया। ये दो नाम है से पुकारा जाता है इसको, मतलब इंग्लिश हिंदी यार। संसद दो सदनों से मिलकर बनता है। मैंने आपको बताया है ना, संसद के प्रकार हैं, याद रखना है। दो संसद से मिलकर बनता है, दो सदनों से। पहला है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। यह राज्यसभा तथा दूसरा लोकसभा। राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। इसमें राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति की और राज्यसभा की रचना और संगठन, लोकसभा का निर्माण प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होता है, जबकि राज्यसभा का निर्माण परोक्ष रूप से होता है। मतलब लोकसभा का जो निर्माण होगा ना, वो सीधे डायरेक्ट जनता द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है वो। और देखते हैं राज्यसभा की रचना कैसे होती है। रचना, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक शक्तियों की बात है, राज्यसभा से ज़्यादा लोकसभा की अधिक शक्तियाँ होती है, और राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष सभी सदस्य राज्यों व संघ शासित क्षेत्र से चुनकर आते हैं। इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ये याद रखना, इस टाइम 245 हैं, जिसमें से 233 राज्य और संघशासित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 12 सदस्य साहित्य विज्ञान कला सेवा इन सब का अनुभव अच्छे अनुभव के कारण ना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12। ओके, टोटल कितने, 245 सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता। इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा में जब बनना होगा तो कुछ, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, वह सभी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए। ओके, सरकारी पद पर ना हो, पागल ना हो, और है राज्यसभा का कार्यकाल। ये सबसे मेन है क्वेश्चन टॉपिक बेस का, कार्यकाल कब तक होता है। तो चलो सुनते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके सदस्य 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। मतलब ना हर 2 साल बाद ना इसके ना 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं हर 2 साल बाद। ये स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं, इसका कभी वो भी नहीं हो सकता है, भंग भी नहीं हो सकती है कभी, याद रखना है। अभिप्राय यह है कि राज्यसभा भंग नहीं होती और ना ही सारे सदस्य एक साथ चुने जाते हैं। मैंने बताया ना 2 वर्ष बाद हर मतलब 1/3 सदस्य बदलता रहता है और नए सदस्य आते रहते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये याद रखना है। ये बहुत ही मतलब बंदों को समझ में नहीं आती है ये वाली बात, तो मैं समझाता हूँ आपको, बड़े अच्छे तरीके से बताऊँगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना, वो ही राज्यसभा का सभापति होता है। परंतु कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें उपराष्ट्रपति यार उपस्थित हो नहीं पाता है, तो फिर कौन लेगा, उसके लिए भी एक इलाज है। परंतु जिन दिनों राष्ट्रपति के नाते कार्य कर रहा हो ये उपसभापति जो है, अगर इसके साथ
कार्य कर रहा होगा ना राष्ट्रपति के साथ, उन दिनों वह सदन का सभापति तो नहीं करता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को सभापति पद के लिए, उपसभापति पद के लिए चुनती है। समझे आप? मतलब जब वो काम ही नहीं करेगा उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में, तो फिर क्या होगा, कौन काम करेगा? तो एक ना राज्यसभा ना अपने सदस्यों में से एक बंदे को उपसभापति चुन लेती है। अगर मतलब जब सभापति काम ना करे तो वो बंदा काम कर सकता है, उपसभापति। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन का अध्यक्षता करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ये टॉपिक ख़त्म हुआ हमारा राज्यसभा का। अब लोकसभा, इसको आप कॉपी पेन में नोट करते रहना मेरी बातों को भाई, मतलब अच्छे समझोगे फिर यार, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। और लोकसभा की रचना और संगठन, मतलब इसकी रचना क्या क्या है और संगठन क्या है, मतलब समझते हैं इसके बारे में भी। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है जिसके प्राय सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में राज्य के अधिक से अधिक 230 प्रतिनिधित्व हो सकते हैं और संघ शासित क्षेत्र में 20। इन 550 सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति यदि यह समझे कि एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, इस समाज के अधिक से अधिक 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, जो कि एंग्लो इंडियन के रूप में होंगे। कुल मिलाकर लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। इस समय लोकसभा में कुल संख्या 245 है, जिसमें से 230 सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्र का और राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए गए 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलो मैं इसको एकदम बढ़िया तरीके से जैसे कि देखो अभी ना हमारे भारत के अंदर ना मतलब लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं, मतलब लोकसभा के बंदे को लाने के लिए टोटल भाई हम पे सीटें हैं 552। ये देख रहे हो ना 552 सीटें हैं, लेकिन ना इस टाइम ना 552 सीटें नहीं है, इतने बंदे हैं हमारी संख्या में। कुल संख्या वर्तमान संख्या है ये 545। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी, क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे 552 हो जाएगी आने वाले टाइम पर। तो इस टाइम टोटल संख्या 545 है, ये आपको याद रखना है। और ऐसे मैंने राज्यसभा में बताया आपको ऊपर, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे कि 530 तो देखो आ गए और 13 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इन तीनों को टोटल करो कितना हुआ 545। तो ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सदस्य की योग्यता पूछी गई है, तो योग्यता वही है भारत का नागरिक 25 वर्ष। उसमें याद रखना 30 वर्ष पूछा गया था, राज्यसभा में 30 वर्ष आयु मांगी गई है, लेकिन लोकसभा में 25 चलेगी। किसी सरकारी या पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ओके। और भी कुछ होते हैं, जैसे कि यार भ्रष्टाचार के मामले में ना फंसा हो किसी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो इनका कार्यकाल क्या होता है, हाँ इसका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति इसका विघटन 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। लेकिन ना इसका राष्ट्रपति विघटन ना प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करता है, ये ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री कह दे बस विघटन हो गया मिनट से पहले। जैसे कि भारत की चौथी लोकसभा में 27 दिसंबर 1970 को अपनी अवधि से पहले 14 महीने पहले ही भंग हो गया था। मतलब पहले जब चौथी लोकसभा थी ना अपने, तो उस टाइम में 14 महीने पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी। वहाँ पर हमारे संविधान में इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी गई थी लोकसभा के अंदर ये। और फिर बाद में छठी लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ, ऐसी भंग हो गई, वो भी बीच में ही कहीं। राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में, हाँ ये देखो शक्तियों की बात आई है अब। मतलब राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में क्या अंतर है ये समझो। पहला देखो विधायी शक्ति, मतलब लेजिस्लेटिव पावर। मतलब विधायी शक्ति में ये है, मतलब इसके अंदर ना धन विधेयक जो होगा ना, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के सभी विधेयक राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों की अनुमति होने पर ये विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इसको सिग्नेचर करके इसको लागू कर देगा। यदि ऐसा हो जाए कि दोनों इस पे अड़े रहें, मतलब कोई माने कोई ना माने विधेयक को, तो क्या होता है इसमें राष्ट्रपति ना एक स्थायी सदन संयुक्त बैठक बुलाता है और दोनों का जो भी बहुमत होता है ना, जो भी निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय माना जाता है। मतलब एक संयुक्त बैठक बुलाएगा दोनों की, और बुलाने के बाद बहुमत से जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। और इस प्रकार की जो संयुक्त बैठक है, ये दहेज विधेयक के सिलसिले में बुलाया गया था 1959 में, सॉरी थोड़ी
वृत्तीय शक्तियाँ, वृत्तीय शक्ति चलो समझने की कोशिश करते हैं। वृत्तीय शक्ति है क्या? तो मतलब वृत्तीय शक्ति ये होता है, इसमें ना धन विधेयक जो होगा ना, और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। वृत्तीय शक्ति मैंने तुम्हें बताया था। धन विधेयक लोकसभा से विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, और जब ये राज्यसभा के पास चले आएगा ना, तो राज्यसभा को 14 दिन का टाइम मिलता है इसको पास करने के लिए। लेकिन वैसे भी इसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं राज्यसभा की। राज्यसभा चाहे तो पास करे या ना करे, ये 14 दिन में अपने आप लागू हो जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल जाती है, इस विधेयक को, बिल विधेयक को, इसको कहते हैं बिल विधेयक। ये ध्यान में रखना है कि मतलब बिल विधेयक कौन पास कर सकता है? सिर्फ लोकसभा को है ये हक, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता बिल विधेयक। तीसरा है सबसे मुख्य, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। हाँ, तो इसमें बड़ी मुख्य बात है, मतलब संविधान संशोधन की जो शक्तियाँ हैं ना, दोनों को है ये इस लोकसभा में भी पेश हो सकती है और राज्यसभा में भी। मतलब इसका विधेयक, संविधान में कुछ बदलाव करना हो। लेकिन कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें बदलाव तभी हो सकता है जब कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल अनुमोदन करें। समझ रहे हो ना? लेकिन फिर भी मतलब यार बहुत मुश्किल होता है संविधान संशोधन, आप जानते हो यार, संविधान संशोधन करना हल्का फुल्का कार्य थोड़ी ना है। और अन्य शक्तियाँ हैं जैसे अदर पावर्स, ये अदर पावर्स, हाँ, इन दोनों में भी समान शक्तियाँ होती है दोनों की। जैसे महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को वो लगाना, आपातकाल कुछ करना है ना, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपात घोषणा पर दोनों ही सदनों की अनुमति चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाएगा ना, तो दोनों सदनों की अनुमति चाहिए इसके अंदर। महाभियोग में भी वो होता है आदेश देना कुछ, सदन की कार्यवाही में भी यही होता है, दोनों का सहयोग होना चाहिए। दैट्स इट, बस ख़त्म, यही था। अब बस आपको बस एक चीज़ याद करनी है कि इनकी सदस्य संख्या याद कर लो, बहुत मतलब बारीकी से समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ना समझ आए तो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो।